नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार की सियासत से बड़ी खबर। नई सरकार की शपथ ग्रहण का तारीख तय। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह। भव्य समारोह में एनडीए दिखाएगा दमखम। गांधी मैदान में होगा समारोह। पटना का गांधी मैदान हुआ सील। नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले बम्पर जनादेश के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पटना में जोरों पर हैं। माना जा रहा है कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद सीएम इस्तीफा देंगे। शपथ ग्रहण समारोह के चलते सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पटना के गांधी मैदान को सील कर दिया है। 17 नवंबर से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यह शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य होने वाला है, जिसमें एनडीए गठबंधन अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा, इसके अलावा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ साथ एनडीए गठबंधन के शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। केंद्र से लेकर राज्यों तक की शीर्ष राजनीतिक उपस्थिति के कारण सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि यह कार्यक्रम सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो। वहीं बिहार चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। एनडीए में शामिल दलों के बीच सरकार गठन और मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली और पटना में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नवनिर्वाचित विधायकों की पूरी सूची सौंप दी है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं बिहार में शपथ ग्रहण को लेकर? अंकिता, मैं आपको बता दूं, जैसा मालूम है कि विधानसभा, जो वर्तमान विधानसभा है बिहार की, उसका कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसलिए सभी औपचारिकताएं जो हैं वो निर्धारित समय से पहले पूरी की जानी है और इसमें चुनाव रिजल्ट आने के बाद जो सबसे पहला कदम है वो नीतीश कुमार का इस्तीफा। आज नीतीश कुमार की सरकार ने 11:30 बजे कैबिनेट की अंतिम बैठक बुलाई है। जो पिछली सरकार थी उसकी अंतिम बैठक 11:30 बजे बुलाई है और इस बैठक में वर्तमान विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसके बाद बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से जाकर राजभवन में जाकर मिलेंगे और न सिर्फ मिलेंगे बल्कि अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे और यह औपचारिकता नई सरकार के गठन की दिशा में पहला कदम होगी। और जैसे कि सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई है, वह है 20 नवंबर। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा शपथ ग्रहण का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और साथ साथ एनडीए के नेतृत्व वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की पूरी संभावना है। इस तरीके से नई सरकार के गठन की सबको प्रतीक्षा है और वह तारीख अभी सामने आ गई है। वह तारीख है 20 नवंबर। जी मनीष जी, सीएम नीतीश के साथ बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू कितने मंत्रियों की शपथ लेने की संभावना है, बताइए। अभी तो शुरुआती दौर में जैसे कि सूत्र बता रहे हैं कि सब भाजपा और जेडीयू और एलजेपी के जो जीत का आंकड़ा है उसमें सबको समानुपातिक दृष्टि से कैबिनेट या फिर मंत्री पद अलॉट किए जाएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले ये बात सामने आ रही थी कि नए दल का नेता, नया मुख्यमंत्री जो होगा वो नीतीश कुमार नहीं होंगे या कोई और नया चेहरा होगा, इस पर अभी सरकारी सूत्रों या एनडीए गठबंधन की ओर से
कोई बात नहीं है। और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार ही नई सरकार का चेहरा होंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मामला। वायु प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाया था फटकार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा था कि प्रदूषण से जुड़े मामले में जब तक कठोर फैसला नहीं लिया जाएगा कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये समय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोचे कि ये लोगों का मूल अधिकार है कि वो स्वच्छ हवा में रहें और सरकार कैसे जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया कराएगी। साथ ही कोर्ट ने दीपावली के दौरान बड़े प्रदूषण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आंकड़े भी मांगे थे। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता विवेक चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आई थी और सरकार को फटकार भी लगाया था। आज की सुनवाई में क्या संभावनाएं हैं? क्या प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट आज कोई रोड मैप जारी कर सकती है? अगर इस सवाल का जवाब देखें तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वायु का प्रदूषण है ये इस साल का नहीं है या इस बार नहीं है, हर साल ये प्रदूषण होता है और हर साल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करता है। और कभी पराली को लेके, कभी कंस्ट्रक्शन को लेके, कभी क्रैप लागू करने को लेके, इन सब तमाम मसलों पर हर बार सुनवाई होती है और उसी के तहत ये सुनवाई भी चल रही है। क्योंकि पिछली सुनवाई में इस मामले में कोर्ट में ये कहा गया था कि पंजाब हरियाणा में पराली जो है बहुत तेजी से जलाई जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत स्पष्ट किया था कि आपको जो पराली जलाने को लेकर जो पंजाब और हरियाणा सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है उसके लिए आप एक विस्तृत एफिडेविट दाखिल करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज पंजाब हरियाणा की तरफ से दाखिल किया गया होगा, या फिर अगर नहीं किया गया तो उसके बारे में जानकारी कोर्ट को दी जाएगी। वहीं जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से लगातार सवाल ये उठाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जो वायु की गुणवत्ता है, एक्यूआई है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं 450, कहीं 900, कहीं 800। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है इनको लेके सवाल उठाया गया था। खासतौर से ये भी कहा गया था कि इसकी वजह से जो वायु प्रदूषण की वजह से समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो दिल्ली सरकार है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही। और ग्रैप जो लागू किया गया वो पिछली बार सुनवाई जिस दिन होनी थी उस दिन या उससे एक दिन पहले ही लागू किया गया। इसको भी लेकर सवाल उठाया गया था और ये भी कहा गया था कि ये ग्रैप को लागू करने में इतनी देरी क्यों की जाती है, जब उनको पता होता है कि ये चीजें ऐसी होने वाली होती हैं तो उसमें इसकी देरी नहीं करनी चाहिए और ग्रैप को लागू कर देना चाहिए था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब वायु प्रदूषण की स्थिति ऐसी गंभीर है तो कम से कम जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं या जो फैक्ट्रियां हैं जिनसे प्रदूषण ज्यादा होता है उनके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए, उनमें काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वायु की गुणवत्ता है वो लगातार वो गिरती जा रही है। और इसमें केंद्र सरकार है या फिर जो और स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे यूपी स्टेट हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उनकी तरफ से जो फसलों के अवशेष बचे होते हैं उनको खत्म करने के लिए, जिससे कि वो जलाए ना जाएं, उसके लिए जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो स्टेट्स को करनी चाहिए। लेकिन जब ये प्रदूषण ठंड का मौसम आता है, पिछली बार ये भी सवाल उठा था, हम आप अपने दर्शकों को बता दें कि जो प्रतिकूल स्थितियां बन रही है क्योंकि हवा की गति बिल्कुल नहीं है और नमी है, ठंड है, इसकी वजह से जो प्रदूषण है, प्रदूषण के जो कण है वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो पाते और इसी वजह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ जाता है। तो कुछ परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन जो स्टेट के रिस्पॉन्स है वो बहुत चिंता का विषय है। और जो कंस्ट्रक्शन के काम है और ग्रैप लागू करने की स्थितियां हैं, क्योंकि आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि इस मामले में एक समय ऐसा भी आया था कि दिल्ली सरकार ने ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया था, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया था, फैक्ट्रियां जो थी उनको बाहर शिफ्ट करने की बात चल रही थी। तो ये तमाम ऐसी कवायद होती है, लेकिन जब तक ये ठंड रहती है और ये प्रदूषण का मौसम रहता है तब तक ये चीजें होती है। उसके बाद फिर बाकी के बचे साल इन चीजों पर कार्रवाई नहीं होती है। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये है कि जो दिल्ली का AQI है वो लगातार इतना ज्यादा बढ़ चुका है, उसको रोकने के लिए कैसे जो फौरी कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। वहीं
एक मामले पर सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने खुद ये कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत गंभीर है, तो ऐसे में वकील कोर्ट आने की बजाय वर्चुअल की सुविधा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके आधार पर उनको सुनवाई में आ सकते हैं। तो कोर्ट इस बात को लेकर हमेशा से चिंता जाहिर करता रहा है और करता है, लेकिन जो सरकारें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है, इनका परिणाम कभी सामने नजर नहीं आता है। तो इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा और कि क्या ऐसे मामलों में जब वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ के चला आता है, इसके बाद कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि हमारे कोई आदेश के बिना आप लोग कोई काम नहीं करना चाहते, तो खासतौर से ऐसे स्टेट्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। ये वायु प्रदूषण का खतरा सबके लिए है, इसमें चाहे सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे आम इंसान हो। तो इसके लिए तो बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर विचार करने की जरूरत है सरकारों को, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जो तमाम चीजें होती हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, जो आदेश होते हैं, उनके पालन और कंप्लायंस की बात करती है, वो इस बार भी करेगी और आज भी सुनवाई में लगभग यही चीजें होने वाली हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर है महाराष्ट्र से अनिल अंबानी को लेकर बड़ी खबर। ईडी ने अनिल अंबानी को जारी किया नया समन, आज दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को एक नया समन जारी किया है। ईडी ने अनिल अंबानी को समन जारी कर आज बैंक फ्रॉड मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए अनिल अंबानी को 14 नवंबर को फिर से तलब किया था। सूत्रों ने बताया कि पिछले समन के जवाब में अनिल अंबानी ने शुक्रवार को ईडी के सामने वर्चुअल रूप से पेश होने का प्रस्ताव रखा था, जिसे जांच एजेंसी की ओर से ठुकरा दिया गया था। आपको बता दें, ईडी ने रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को एक नया समन जारी किया है। ईडी ने अनिल अंबानी को समन जारी कर आज बैंक फ्रॉड मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए अनिल अंबानी को 14 नवंबर को फिर से तलब किया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि पिछले समन के जवाब में अनिल अंबानी ने शुक्रवार को ईडी के सामने वर्चुअल रूप से पेश होने का प्रस्ताव भी रखा था, जिसे जांच एजेंसी के द्वारा ठुकरा दिया गया था। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता सरजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरजीत, किस मामले में अनिल अंबानी को समन दिया गया है? पूरे मामले को विस्तार से बताइए। जी। जिस तरह से अनिल अंबानी को अपना जो ईडी की तरफ से समन भेजा गया है, इसमें जिसमें 7,000 करोड़ का जो मामला था, हालांकि इसको देखते हुए एक ऐसे जो 14 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने अपने वकील के जरिए अपील की थी कि वर्चुअल तरीके से मैं पेश हो सकता हूं, लेकिन फिर से वापस नया समन दिया गया है, जिसमें 17 नवंबर मतलब आज ईडी के सामने पेश होना है। हालांकि जिसमें एक 100 करोड़ रुपए हवाला विदेश भेजने का जो मामला बताया गया है, जिसमें ईडी ने हवाला कारोबारियों से पूछताछ की है, जिसके बाद ही अनिल अंबानी को ये समन भेजा गया है, जिसमें 100 करोड़ का हवाला डीलरों से संबंधित और इस मामले को पैसे भेजने और अनियमितता का जो वो है उस पर ना पालन करने पर इसका आरोप लगाए गए हैं, जिसमें अनिल अंबानी को समन भेजा गया है। समन में पूछताछ की जाएगी, लेकिन उन्होंने वर्चुअल तरीके से मांग की गई थी, ईडी ने इसकी जो मांग है वो ठुकराई है। तो देखना है कि क्या आज ईडी के सामने अनिल अंबानी पेश होते हैं या नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। अगली बड़ी खबर है लखनऊ से। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव आयोजित। उत्तराखंड महोत्सव में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम योगी की मौजूदगी से बढ़ा उत्साह, दोनों राज्यों के संबंधों को मिली नई ऊंचाई। महोत्सव में बोले सीएम योगी, प्रदेश को उपजाऊ बनाती है देवभूमि से निकली नदियां। सीएम योगी। लखनऊ में चल रहे उत्तराखंड महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया कि संकट के दौरान यही लोकगीत, कला व लोकगीत ही इतिहास का संरक्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के कई गौरवशाली क्षण हैं, जिसे विदेशी इतिहासकारों ने शरारत
रतन भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ नहीं जोड़ा। ऐसे में भारत के गौरव व गरिमा से जुड़े हुए पन्नों को सहेजने का काम लोक गायन व परंपरा के माध्यम से हमें सुनने देखने को प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में आयोजित 10 दिवसीय ऐतिहासिक उत्तराखंड महोत्सव 2025 में लोक संस्कृति के संरक्षण का आह्वान किया। तमाम जानकारियों के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, उत्तराखंड महोत्सव में शामिल हुए सीएम योगी, ये उत्तराखंड के लिए कितने सम्मान की बात है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जो देर शाम में उत्तराखंड महोत्सव हुआ लखनऊ में, वहां पर वो शामिल हुए। 10 दिवसीय ये ऐतिहासिक कार्यक्रम उत्तराखंड महोत्सव था। और जो ये कार्यक्रम है, आप ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करता है। और जो भी उत्तराखंड के जुड़े लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने जो उनका अपना संबोधन था उसमें उन्होंने उत्तराखंड का जो महत्व है देश की दशा दिशा बदलेंगे उसका उन्होंने लगातार जिक्र किया। चाहे वो माँ गंगा की बात हो, यमुना, सरयू और शारदा जैसी नदियां जो देवभूमि से निकलती हैं उसका जिक्र उन्होंने किया। इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड की के जो जवान हैं सेना में जो देश की सीमा की सुरक्षा में लगे हैं उनका उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड की लोक कला है, लोक संस्कृति है, उसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से बात की और ये बताया कि उत्तराखंड देश के जो भूगोल है उसमें इसका क्या महत्व है और किस तरह वो देश को एक नई दिशा दे रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। अगली बड़ी खबर है कांगो से। अफ्रीकी कांगो में हुआ बड़ा हादसा। आपको बता दें, अफ्रीकी देश कांगो में बड़ा खदान हादसा, पुल गिरने से 32 की मौत, 32 लाश निकाले जा चुके हैं और अब भी कई लापता हैं। अफ्रीकी देश दक्षिण पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। लुआआबा प्रांत की एक कोबाल्ट खदान में अस्थायी लकड़ी का पुल टूट गया, जिससे भीतर काम कर रहे वाइल्ड कैट यानी अवैध रूप से काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में नीचे गिर गए। यह हादसा इतना भयावह था कि खदान के भीतर कई शव दिखाई भी नहीं दे रहे। अधिकारियों के अनुसार 32 लाश निकाले जा चुके हैं और बचाव दल लगातार लोगों की तलाश में लगा है। बारिश के कारण खदान पहले से ही पानी में डूबी हुई थी। ऐसे में मलबे में फंसे खनिकों को निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। प्रांतीय गृह मंत्री रॉय कोम्बा मोयांडे ने कहा कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई लोगों का अब भी पता नहीं चल सका। अगली बड़ी खबर है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में एक बड़ा हादसा। सऊदी अरब में इस वक्त की बड़ी खबर है। सऊदी अरब में बड़ा हादसा, सड़क हादसा, उम्रा के लिए गए 42 भारतीयों की मौत। सऊदी अरब में बड़ा हादसा सामने आया है। कम से कम 42 भारतीयों की मौत हो गई है। ये सभी भारतीय उम्रा अदा करने के लिए सऊदी गए थे। बस में सवार होकर यात्री मक्का से मदीना जा रहे थे, तभी बस का डीजल टैंकर से टकराव हो गया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार ये हादसा IST समय अनुसार लगभग 1:30 बजे मुफरियात के पास हुआ। सूत्रों के अनुसार मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वो सभी हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे के समय बस में लगभग 20 महिलाएं और 11 बच्चे सवार थे। आपको बता दें, सऊदी अरब में बड़ा हादसा सामने आया है और इस हादसे में कम से कम 42 भारतीयों की मौत हो गई है। ये सभी भारतीय उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब गए थे। बस में सवार होकर यात्री मक्का से मदीना जा रहे थे, तभी बस का डीजल टैंकर से टकराव हो गया।
शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार ये हादसा IST समय अनुसार लगभग 1:30 बजे मुफरितिहात के पास हुआ। सूत्रों के अनुसार मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वो सभी हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे के समय बस में लगभग 20 महिलाएं और 11 बच्चे सवार थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।